बिल की कहानी पढ़ रहे हैं और उसमें कल जो हमने पढ़ा था, दो चीजें महत्वपूर्ण निकल के आई थी। उससे पहले बिल ने बताया था क्या क्या उसकी पूर्व धारणाएं थी ईश्वर के प्रति, कितनी शंकाएं उसके मन में थी, कितने डाउट्स थे। और इस चीज से उसे सख्त चिढ़ थी कि उसे कोई कहे उसके अपना कोई ईश्वर है, कोई उसका निजी भगवान है। लेकिन जब एबीटी ने उसे कहा कि तू अपने ईश्वर की संकल्पना खुद क्यों नहीं बना लेता, खुद क्यों नहीं सोच लेता कि तेरा ईश्वर कैसा होना चाहिए, तो उसको एकदम से झटका लगा। और फिर बाद में उसने कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि बात सारी विलिंगनेस की है, इच्छुकता की है। विलिंग टू बिलीव, विश्वास करने की इच्छुकता चाहिए, बस इच्छुकता भर चाहिए। वो नहीं कह रहा कि विश्वास करो, विश्वास तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आता जाएगा। लेकिन विलिंग तो हूं मैं विश्वास करने के लिए कि कोई, हाँ, कोई है शक्ति जो मेरे लिए काम करती है। और शुरुआत करने के लिए उतना ही बहुत है। विश्वास, फेथ, बिलीव, ये सब आगे बात की बात है। पहले शुरुआत करने के लिए एक विलिंगनेस चाहिए कि हाँ, मैं विश्वास करने का इच्छुक हूँ। और उसी आधार पर, उसी नींव पर बिल ने कहा, मैं वो इमारत खड़ी कर सकता था जो मेरे दोस्त ने खड़ी की थी। यानी जो मेरे दोस्त में परिवर्तन आया था, वो परिवर्तन मैं अपने में भी ला सकता था। अब चलते हैं आगे। मेरी किताब में पेज नंबर 12 है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इंग्लिश बिग बुक। Thus was I convinced that God is concerned with us humans when we want Him enough. तो जब ये चीज समझ में आई कि विलिंगनेस ही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वहां से मेरी उन्नति, मेरी प्रगति, मेरी ग्रोथ हो सकती है, तो ये कन्विक्शन है, ये विश्वास आया अंदर कि जब मैं ईश्वर को पर्याप्त रूप से चाहूंगा, पूरी तरह से चाहूंगा, इनफ, जब मेरे अंदर उतनी चाहत होगी कि ईश्वर मुझे मिले, तो भगवान को भी मेरी चिंता होगी। गॉड इज कंसर्न विद अस ह्यूमंस, हम इंसानों की फिक्र है उसे, चिंता है उसे। लेकिन मैं उससे मिलना तो चाहूं, उसको खोजना तो चाहूं। एट लॉन्ग लास्ट आई सॉ, आई फेल्ट, आई बिलीव। अब तीन चीजें, ये है केम टू बिलीव की यात्रा। एट लॉन्ग लास्ट, अंडरलाइन करने वाली बात है। आखिरकार लंबे समय बाद, आई सॉ, सबसे पहले आई सॉ, मुझे दिखा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। और फिर आई बिलीव, फिर मुझे विश्वास आया। पहले देखा, फिर महसूस किया, फिर विश्वास आया। क्या देखा? अपने दोस्त को देखा, उसमें परिवर्तन देखा। फिर दोस्त ने जो चीजें बताई, अभी ने जो चीजें बताई, उसको महसूस किया, उन बातों से कन्विंस हुआ। ऊपर उसने लिखा है, आई वॉज कन्विंस्ड। और फिर बिलीफ आया। और वो कैसे आया? स्केल्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस फेल फ्रॉम माई आईज। आंखों के आगे जो अहंकार और पूर्ण धारणाओं की पपड़ियां जमी हुई थी, स्केल, पपड़ी, जो पपड़ियां जमी हुई थी आंखों के आगे, प्राइड और प्रेजुडिस की, अहंकार और पूर्ण धारणाओं की, वो हट गई, वो गिर गई, आंखें खुल गई। अ न्यू वर्ल्ड केम इनटू व्यू। मेरे सामने एक नई दुनिया खड़ी थी, एक नई दुनिया आ गई मेरी आंखों के साथ। तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज, जबरदस्त परिवर्तन। और वो कैसे आया? आई सॉ, आई फेल्ट, आई बिलीव।
और वो सॉ फेल्ट और बिलीव कैसे आया, जब उसने ऊपर कहा कि विलिंगनेस चाहिए, और लास्ट में उसने कहा था कि क्या मुझ में विलिंगनेस आएगी, उसने कहा बिल्कुल आएगी। वो विलिंगनेस आते ही सारी चीजें स्पष्ट हो गई, आंखों के पर्दे हट गए, सारी चीजें स्पष्ट हो गई। पपड़ियां जमी हुई थी आंखों के आगे, वो सब हट गई। द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ माई एक्सपीरियंस इन द कैथेड्रल बस्ट अपॉन मी। अब वो याद आया कि वो जो वॉर टाइम डे जिसकी वो बात कर रहा है, जब वो विंचेस्टर कैथेड्रल में गया था लंदन में, और जैसा हमने पहले बात की थी कि वहां उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, कुछ आवाजें सुनाई दी, कुछ पल के लिए, कुछ पलों के लिए कुछ आवाजें सुनाई दी थी, और महसूस किया था उन्होंने। अब उसका महत्व समझ में आया कि वो क्या था। वो कह रहा है अब मुझे उस चीज का महत्व समझ में आया जो कैथेड्रल में मेरे साथ हुआ था, उसका महत्व अब मुझे समझ में आया। कैसे, क्या था वो, क्या समझ में आया? बिल्कुल, फॉर अ ब्रीफ मोमेंट आई हैड नीडेड एंड वांटेड गॉड। उस छोटे से पल में मुझे भगवान की जरूरत पड़ी थी, और मैंने भगवान को चाहा भी था, भगवान को पाना चाहा भी था। मुझे जरूरत लगी थी, और भगवान को मैंने, आई वॉन्टेड गॉड, मैं चाहता था भगवान मिले, लेकिन ब्रीफ मोमेंट, थोड़े से समय के लिए। और फिर आगे विलिंगनेस, देयर हैड बीन हम्बल विलिंगनेस टू हैव हिम विद मी, एंड ही केम। हम्बल विलिंगनेस थी, विनम्र इच्छुकता थी उस समय। शायद वो उस वातावरण से अभिभूत हो गया था, जो विंचेस्टर कैथेड्रल का वातावरण था, शायद उससे वो कहते हैं ना ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। उस वातावरण से अभिभूत होके एकदम स्पिरिचुअलिटी जागी, आध्यात्मिकता जागी अंदर, और वो हम्बल विलिंगनेस आई कि ईश्वर से कुछ संपर्क हो, ईश्वर आए मेरे पास। एंड ही केम, आया भी था, आया भी था। जब मैंने अंदर से हम्बल विलिंगनेस की, तो वो आया। जब उसने ऊपर लिखा ना कि गॉड इज कंसर्न विद अस ह्यूमंस व्हेन वी वांट हिम एनफ, तो उस पल में वो एनफ था, एनफ विलिंगनेस थी, पर्याप्त इच्छुकता थी विंचेस्टर कैथेड्रल में। और जब पर्याप्त इच्छुकता थी तो ईश्वर आया था। बट सून द सेंस ऑफ हिज प्रेजेंस हैड बीन ब्लॉटेड आउट बाय वर्डली क्लेमर्स, जो अक्सर होता है। ईश्वर तो आसपास होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है, उसकी उपस्थिति जो है, वो दुनियावी शोर में धुंधली पड़ जाती है, पीछे हट जाती है, ढकी जाती है, सोख लेती है। याद होगा सबको, ब्लॉटिंग पेपर आया करता था एक जमाने में, जिससे हम स्याही सोखते थे। स्याही फैल जाती थी तो ब्लॉटिंग पेपर होता था, उससे हम स्याही सोख लेते थे। तो ब्लॉटेड आउट बाय वर्डली क्लेमर्स, दुनियावी शोर में वो जो ईश्वर की उपस्थिति है वो सोखी जाती है, छुप जाती है, ढक जाती है। लेकिन वो दुनियावी शोर क्या है? मोस्टली दोज विद इन माई सेल्फ, ज्यादातर मेरे अंदर, मेरे अंदर जो उथल पुथल शोर शराबा चलता रहता है। बाहर तो चलेगा ही चलेगा, तो उसने पहले कहा था इनवर्डली मोर रीऑर्गेनाइज्ड, एबी के बारे में कहा था। क्योंकि बाहर के शोर शराबा तो मैं रोक ही नहीं सकता। दुनिया में जो बाहर शोर शराबा होता है, या जो चीजें आसपास होती हैं हमारे, और शोर शराबा सिर्फ वो नहीं है कि आवाजें आती, शोर शराबा का मतलब यहाँ वो भी है कि जो हमारे आसपास घट रहा होता है, तो उस चीज को तो मैं रोक नहीं सकता। तो ईश्वर मेरे से दूर कैसे होता है? मोस्टली दोज विद इन माई सेल्फ, मेरे अंदर के शोर शराबे से, मेरे अंदर जो हर टाइम हलचल चलती रहती है, हर टाइम जो लड़ाइयाँ चलती रहती, उससे वो ईश्वर मेरे से दूर हो जाता। एंड सो हैड बीन एवर सिंस, सो इट हैड बीन एवर सिंस। कह रहे ये हमेशा यही हुआ मेरे साथ। आया था ईश्वर मेरे पास,
लेकिन मैं दुनिया के शोर शराबे में, अपने अंदर की हलचल में इतना खो गया कि ईश्वर से दूर हो गया। मुझे याद ही नहीं आई कभी, मुझे याद ही नहीं आई कभी। और कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, हाउ ब्लाइंड आई हैड बीन। मैं कितना अंधा था। आंखों से तो अंधा नहीं था ना, दिल और दिमाग से अंधा हो गया था। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने पीछे क्या कहा, फॉर एन अल्कोहलिक, इज अल्कोहलिक लाइफ इज द ओनली रियल लाइफ। उनको सच और झूठ के बीच का अंतर ही नहीं पता चलता। उनके लिए अपना शराबी जीवन ही असली जीवन है। तो यहाँ ब्लाइंड जो कह रहा है, वो संदेहपन का क्या मतलब, यही मतलब है कि मैं उसी अपनी शराबी जिंदगी को ही असली जिंदगी समझ बैठा था। मुझे दिख ही नहीं रहा था और कुछ, आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अंदर की हलचल उथल पुथल नजर नहीं आ रही। कहाँ के होते भी अंधा था। आज वो मान रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। एट हॉस्पिटल आई वाज सेपरेटेड फ्रॉम अल्कोहल फॉर द लास्ट टाइम। जो वो जर्नी जो है, वो अंत, उसका अंत होने की कगार पर है। हॉस्पिटल में गए, फिर इस डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास आखिरी बार, वहां से फिर डिटॉक्स हुआ, शराब शरीर से निकाली गई। ट्रीटमेंट सीम वाइज और आई शोड साइंस ऑफ डिलीरियम ट्रिमर। डिलीरियम ट्रिमर्स हम जानते ही हैं, विड्रॉल होते हैं सारे, भयंकर किस्म के विड्रॉल, जो घातक भी हो सकते हैं, जिसमें हेलुसिनेशंस भी होती हैं, जिसमें नोजिया भी होता है, जिसमें कंफ्यूजन भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बड़े भयानक किस्म के विड्रॉल्स होते हैं। तो कह रहे कि मेरे अंदर वो आ रहे थे, चिन्ह संकेत आ रहे थे डिलीरियम ट्रिमर्स के। तो ट्रीटमेंट सीम वाइज, जो इलाज हो रहा था, उपचार हो रहा था, वो ठीक ठाक समझदारी भरा हो रहा था। अब यहाँ से वो सोबर हो गए, और अब उनकी जर्नी हुई स्टार्ट, रिकवरी की, ट्रांसफॉर्मेशन। एक पेज पहले हमने पढ़ा कि कितना डिबेट चल रहा था, कितना बुरा हाल था, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एकदम से क्या चमत्कार होता है जब हम कहते हैं कि प्रोग्राम चमत्कार करता है। देयर आई हम्बली, यहाँ स्टेप टू पीछे पूरा हो गया, स्टेप टू हो गया डब्ल्यू का। देयर आई हम्बली ऑफर माई सेल्फ टू गॉड एज आई देन अंडरस्टूड हिम टू डू विद मी एज ही वुड। स्टेप थ्री आ गया। तो वहां पे मैंने विनम्रता से अपने आप को ईश्वर पे सुपुर्द कर दिया। उस समय मैं जैसा उसे समझता था, उस समय ये समझ धीरे धीरे बढ़ती जाती। जब मैं मीटिंग्स में आता हूँ, जब मैं ए में आता हूँ, जैसे कल भी बात हो रही थी, मुझे कहा जाता है कि भाई ग्रुप को हायर पावर मान ले, मीटिंग को हायर पावर मान ले। लेकिन वो बदलता जाता है, वो समझ बदलती जाती है समय के साथ साथ, जैसे जैसे मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ता हूँ। तो वो कह रहे एज आई देन अंडरस्टूड हिम, उस समय मैं ईश्वर को जैसा समझता था, उसे मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, ऑफर कर दिया, ताकि वो जैसा चाहता है मेरे साथ कर सके। टू डू विद मी एज ही वुड, थर्ड स्टेप प्रेयर, जैसा वो चाहता है वैसा मेरे साथ करे। आई प्लेस्ड माई सेल्फ अनरिजर्वेडली अंडर हिज केयर एंड डायरेक्शन, बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शक शुबा के। अनरिजर्वेडली का मतलब ही यही है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई शंका, कोई शक शुबा शर्त कुछ नहीं है, जो करना है कर लो। अंडर हिज केयर एंड डायरेक्शन, उसकी देखभाल और उसके निर्देशन में, जैसे चलाना चला ले, जिस दिशा में ले जाना ले। और अनरिजर्वेडली, पूरी तरह से, यहाँ अनरिजर्वेडली को भी पूरी तरह से ही कहूँ। आई एडमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज नथिंग, पावरलेसनेस। पहली बार मैंने ये स्वीकार किया कि अपने आप में मैं कुछ भी नहीं हूँ, शून्य हूँ, जीरो हूँ। अपने आप में मैं कुछ भी नहीं हूँ, शून्य हूँ। दैट विदाउट हिम आई वॉज लॉस्ट, और बिना उसके तो मेरा कुछ आता पता ही नहीं है, लॉस्ट हूँ, खोया हुआ हूँ।
ये स्वीकार कर लिया कि भाई तेरी वजह से ही मेरा अस्तित्व है। तू है तो मैं हूँ, और तू जब तक चाहेगा मैं तब तक रहूंगा, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। आई लॉस्ट। इतनी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ी बातें। I ruthlessly faced my sins and became willing to have my अब ले। newfound freedom take them away root and branch. चौथा पांचवा छठा सातवां। I ruthlessly faced my sin, ruthlessly, निर्दयता से अपने पापों का सामना किया। सिंस पाप कह लो, गलतियां कह लो, कुछ भी कह लो, उनका सामना किया निर्दयता से। निर्दयता का क्या मतलब है यहाँ पे? रूथलेसली अपने प्रति निर्दयता, अपने प्रति कोई दया नहीं। तो हमारा चौथा कदम कैसा, आगे हम पढ़ेंगे। वी हैव टू बी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स बट कंसिडरेट ऑफ अदर्स। वही लाइन आगे आने वाली है। ये चौथा पांचवा छठा सातवां। आई रूथलेसली फेस्ड माई सिंस एंड बिकेम विलिंग। और उसके बाद मैं इच्छुक हुआ माई न्यू फाउंड फ्रेंड। फ्रेंड का एफ कैपिटल है। अलग अलग वर्ड उसने यूज किए ईश्वर के लिए। यहाँ पे फ्रेंड कह रहा है, तो मेरा नया दोस्त बना था, अब उसको सीधा यहाँ पे दोस्त मान लिया। सीधा यहाँ पे दोस्त मान लिया अपने हायर पावर को, दोस्त बना लिया। आई रूथलेसली फेस्ड माई सिंस एंड बिकेम विलिंग। विलिंगनेस छठा कदम। टू हैव माई न्यू फ्रेंड टेक देम अवे रूट एंड ब्रांच सातवां कदम। इनको ले ले, रूट एंड ब्रांच, जड़ से उखाड़ के ले ले, जड़ से ले ले। और इसके लिए सिर्फ विलिंग हो रहा है वो, उसने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि तुझे लेना पड़ेगा। विलिंग, रूट एंड ब्रांच, भैया जड़ टहनियां सब उखाड़ दे। जो भी मेरे पाप हैं, जो भी मेरी कमियां हैं, वो जड़ समेत टहनियों समेत उखाड़ दे मेरे अंदर से। आई हैव नॉट हैड अ ड्रिंक सिंस। तब से मैंने शराब नहीं पी। ये इनकी सोब्राइटी की जर्नी स्टार्ट होगी। स्टेप भी कर लिए इन्होंने यहाँ पे सातवें तक, वहीं बैठे बैठे हॉस्पिटल में। हम पूछते रहते हैं कि स्टेप कब करने चाहिए, स्टेप कब शुरू होने चाहिए। यहाँ ये अस्पताल में बैठे बैठे इन्होंने स्टेप कर लिए। और अभी तो ये सातवें तक पहुंचे हैं, आगे भी हम पढ़ते हैं। My schoolmate visited me and I fully acquainted him with my problems and deficiencies. फिर से ये पांचवें कदम पे आ गए। फिर अभी थैचर वापस आया इनके पास। एंड आई फुली एक्वेंटेड हिम विद माई प्रॉब्लम्स एंड डेफिशिएंसी। मैंने उसे अपनी समस्याओं और कमियों से फुल्ली। अब एक एक चीज यहाँ पे देखना, कितनी जगह फुल्ली, एंटायरली, थॉरोली, हर पेज पे आगे से आएगा ये। जोर इस बात पे है कि जो भी करना है पूरा करना है। लाइन तो उसने हाउ इट वर्क्स में एक ही लिखी है, हाफ मेजर्स अवेल डज नथिंग। आधे अधूरे प्रयासों से कुछ हासिल नहीं होगा या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये फुल्ली, एंटायरली, थॉरोली, कंप्लीटली, बार बार आएगा, बार बार आएगा। और कई बार एक ही पेज में तीन चार बार आएगा। इतना जोर है इस चीज पे कि पूरी तरह से करना है जो भी करना। सो आई फुली एक्वेंटेड हिम विद माय प्रॉब्लम्स एंड डेफिशिएंसीज। पूरी तरह से उसे अवगत कराया कि मेरी ये समस्याएं हैं, ये कमियां हैं। वी मेड अ लिस्ट ऑफ पीपल आई हैड हर्ट और टुवर्ड whom आई फेल्ट रिजेंटमेंट। आठवां कदम, एट स्टेप। चौथे, चौथा और आठवां दोनों आ गए। लिस्ट बना ली जिनको मैंने चोट पहुंचाई थी, जिनको मैंने हर्ट किया था, और जिनकी तरफ मेरी रिजेंटमेंट थी। आई एक्सप्रेस माई एंटायर, आ गया ऊपर फुल्ली था, यहाँ पे एंटायर है। एंटायर विलिंगनेस, पूरी इच्छुकता टू अप्रोच दीज इंडिविजुअल्स एडमिटिंग माई रॉन्ग। नौवां कदम, मैंने पूरी इच्छुकता दिखाई कि मैं इन व्यक्तियों के पास जाऊंगा और अपनी गलतियां स्वीकार। अस्पताल में बैठे बैठे हो रहा है ये, अभी अस्पताल से बाहर नहीं आए। सो
आई एक्सप्रेस माई एंटायर विलिंगनेस टू अप्रोच दिस इंडिविजुअल्स एडमिटिंग माई रॉन्ग। मैंने पूरी इच्छुकता दिखाई अपनी कि मैं इन व्यक्तियों के पास जाऊंगा और अपनी गलतियां स्वीकार करूँ। नेवर वॉज आई टू बी क्रिटिकल ऑफ देम। भाई मुझे उनकी आलोचना कभी नहीं करनी। जिनके पास मैं अपनी गलतियां स्वीकार करने जाऊंगा कभी भी उनकी आलोचना नहीं करनी थी। अपनी गलती मानने जा रहा हूँ, आलोचना करने में। आई वॉज टू राइट ऑल सच मैटर्स टू द utmost ऑफ माई एबिलिटी। utmost, पूरी क्षमता से, utmost एबिलिटी, जितनी ज्यादा से ज्यादा क्षमता मेरे में है उसके हिसाब से मुझे इन सब मामलों को ठीक करना था। जो भी मामले मैंने बिगाड़ दिए थे उन सब मामलों को अपनी utmost एबिलिटी से ठीक करना था। आई वॉज टू टेस्ट माई थिंकिंग बाय द न्यू गॉड कॉन्शियसनेस विद इन। पहुंच गई 11वें कदम। आई वॉज टू टेस्ट माई थिंकिंग बाय द न्यू गॉड कॉन्शियसनेस विद इन। इतना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये। मेरी जो सोच में परिवर्तन हुआ था, जो मेरे नई नई थिंकिंग पैटर्न आया था, जो साइकिक चेंज आया था, जो मेरी सोच में बदलाव आया था, जो मैं नए तरीके से सोचने लगा था, उसे मुझे टेस्ट करना था। टेस्ट करना है उसे। न्यू गॉड कॉन्शियसनेस विद इन, अंदर जो ईश्वर की चेतना है मेरे, उससे मुझे टेस्ट करना है। यानी ईश्वर को जिस रूप में मैं समझता हूँ, जिस रूप में मानता हूँ, जिस तरह से मेरा उसके साथ संबंध है, तो अपनी सोच को मुझे हमेशा परखना है। जो मैं सोच रहा हूँ, वो कह रहा है आई वॉज टू टेस्ट माई थिंकिंग बाय द न्यू गॉड कॉन्शियसनेस विद इन। मेरे अंदर जो ईश्वर की चेतना है उसके हिसाब से मुझे अपनी सोच को परखना है। कॉमन सेंस वुड देन बिकम अनकॉमन सेंस। हम सुनते हैं ना, जब आते हो मीटिंग में तो अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। तो कॉमन सेंस, मेरे इसी कॉमन सेंस ने तो मुझे यहाँ ए में पहुंचाया। तो अपने दिमाग पे इतना नाज था मुझे, तो कॉमन सेंस को अनकॉमन सेंस कर दो भाई, मुझे नहीं पता कुछ। जो कॉमन सेंस भी है मेरे अंदर, जो आम बुद्धि है मेरे अंदर, उसको भी निकाल दो। नई सोच, नया नजरिया, आइडियाज एंड एटीट्यूड्स। तो कॉमन सेंस अनकॉमन सेंस हो गई। अब जो मैं सोच रहा हूँ उसको छोड़। आई वॉज टू सिट क्वाइटली वेन इन डाउट। 11वां कदम। आई वॉज टू सिट क्वाइटली वेन इन डाउट, आस्किंग ओनली फॉर डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू मीट माई प्रॉब्लम्स एज ही वुड हैव मी। जब भी डाउट में हो, शंका में हो, शांति से बैठ जाओ, क्वाइटली, चुपचाप बैठ जाओ, आस्किंग ओनली फॉर डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू मीट माई प्रॉब्लम्स एज ही वुड हैव मी। चुपचाप बैठ के मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दिशा और शक्ति मांगनी है, जिस तरीके से मेरी समझ का ईश्वर उन्हें हल करवाना चाहता है। क्योंकि 11वां कदम हमें कहता है praying only for knowledge of his will and the power to carry that out। लेकिन पावर टू कैरी दैट आउट में यही होता है कि जिस तरीके से भाई वो चाहता है उस तरीके से हल करनी है प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं डायरेक्शन नहीं दे सकता इस तरीके से मेरी प्रॉब्लम हल होनी चाहिए। मैं सिर्फ डायरेक्शन मांगूंगा और स्ट्रेंथ मांगूंगा कि बताओ जी कैसे करना है, और वो करने की मुझे ताकत दो। आप कैसे चाहते हो। नेवर was I to pray for myself except as my request bore on my usefulness to others। हम अक्सर ये कहते हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, हम सभी कर सकते हैं जब इससे दूसरों का भला होता। लेकिन यहाँ पे वो कुछ और कह रहा। वो कह रहा है मुझे अपने लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करनी थी, सिवाय तब जब मेरी जो रिक्वेस्ट है ईश्वर को, जो मेरी प्रार्थना, जो मेरा अनुरोध ईश्वर से है, उससे मैं दूसरों के लिए उपयोगी हूँ, यूजफुल हूँ।
दूसरों का भला होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। मुझे पता ही नहीं है दूसरे का भला कैसे होगा, दूसरे का भला किस में है। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी दूसरों का भला, मेरे परिवार वालों का भला किस में है, तो मैं भगवान बन जाऊंगा ना। तो दूसरों का भला मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा। मेरी तो प्रेयर में ये होगा कि मुझे बताओ मैं दूसरों के लिए यूजफुल कैसे हो सकता हूँ। देन ओनली माइट आई एक्सपेक्ट टू रिसीव। जब मैं इस तरीके से चलूंगा तभी मुझे कुछ प्राप्त करने की उम्मीद करनी चाहिए। देन ओनली माइट, अगर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा और इस तरीके से प्रार्थना करूंगा कि मैं दूसरों के लिए कैसे यूजफुल हो सकता हूँ, तभी मुझे कुछ प्राप्त होने की उम्मीद होगी। तभी मैं अपेक्षा रखूँ कुछ प्राप्त करने की, एक्सपेक्टेशन रखूँ। बट दैट वुड बीन ग्रेट मैयर, लेकिन उसके बदले में जो मिलेगा बहुत ज्यादा होगा। ग्रेट मैयर, बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। क्या मिलेगा वो हम सब जानते हैं। यहाँ पे वो पैसा गाड़ी बंगला की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी मिलेगा वो ग्रेट मैयर में, बहुत बड़ी मात्रा में वो मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपना 11वें कदम तक अस्पताल में बैठे बैठे ही इन्होंने कर लिए हैं। ऑफ कोर्स 9वां कदम बाहर जाके अमेंड्स किए होंगे, लेकिन ज्यादातर कदम इन्होंने अस्पताल में बैठे बैठे ही कर लिए हैं। तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं जी, बाकी कल आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू विमल जी, आपने ब्यूटीफुली इन पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया हमारे लिए। आपकी सर्विस के लिए धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा राजेश जी को, प्लीज आए, उन पैराग्राफ की हिस्ट्री और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। धन्यवाद। मेरा नाम यश है, मैं एक शराबी हूँ। बहुत ही बढ़िया। रूपिन जी, सर्विस के लिए धन्यवाद। और विमल जी, हर बार की तरह बहुत ही अच्छा। और खासकर स्टेप की बात हो रही तो फिर तो यार पहली बार अल्कोहलिक एनालिसिस की शुरुआत हो रही कदमों की। और देखो, कदमों से पहले तीन छोटे छोटे पैराग्राफ, और तीनों में ही बिलिंगनेस, ट्रस्ट गॉड, ग्रीन हाउस, दूसरे पैराग्राफ में ओपन माइंडेड, साथ में तीसरे पैराग्राफ में हेल्पिंग अदर और ऑनेस्टी। क्या जबरदस्त, किस तरीके से किताब लिखती भैया। अब कल बात हुई थी कि ये जो लास्ट पैराग्राफ था कि बेडब्ल्यू को सेकंड टाइम गॉड प्रेजेंस का एहसास हुआ जब इनका थर्ड स्टेप, मतलब थर्ड स्टेप मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप की जो पद्धति थी विटनेसिंग करवाने की, वो थर्ड स्टेप ही था, लेकिन वो जबरदस्ती सरेंडर करवाते। एल्कोहलिक एनालिसिस की शुरुआत में भी जबरदस्ती सरेंडर हुआ है। जबरदस्ती अपर रूम एक प्रथा थी शुरुआत के, मेरे हिसाब से 1935 से 1938 या 39 तक ये प्रथा चली थी, अपर रूम वाली, कि ऊपर वो सारे के सारे इकट्ठे जाते थे और वहां पर घुटनों के बल बैठ जा भैया प्रार्थना। अभी ने आकर बोला भाई बहुत बढ़िया हो। अभी टोल्ड मी विद रिलीफ दैट ही हैड डन ऑल राइट और गिवन माई लाइफ टू गॉड। ये ब्रैकेटेड है जी। बहुत बढ़िया कर रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया काम हो गया, यही तेरी शराब। और मीटिंग के बाद बिल साहब जो है वो मिले, जो वहां कोई लोग अंदर पड़े हुए थे, कोई अपने छोड़ने आए थे, कईयों की छूट गई थी, कईयों की नहीं छूटी थी, वहां तो सब लोग थे। तो कोई ऐसा नहीं था कि अकेले शराबी थे, और भी दूसरे लोग थे, चाहे वो निषेधी हो, चाहे वो करेक्टेड फैक्ट वाले हो, या बाकी लोग हो। और यहाँ पर एक बात बार बार वो लोग कर रहे थे कि रीसैचुएशन के बिना काम नहीं चलेगा भाई साहब, ये रीसैचुएशन करनी पड़ेगी, आप लोगों को अमेंड करने पड़ेंगे। बिल ने बोला, मेरे को एकदम ध्यान लुइस की आई और मैं उसको फोन करने लगा। इस नाइट बीडब्ल्यू ने दारू ली, और ये कई सालों बाद एक पहली रात्रि थी। बीडब्ल्यू जैसे घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को बताया। हालांकि बिल ने लिखा है कि मैं यार इतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा था, मुझे बताया गया था कि आई हैव गैदर्ड द इंप्रेशन द मैन इज गॉड। मुझे तो ये बताया गया था भगवान भैया इंसान है, अपना भाग्य खुद तय करता है। लेकिन घर पहुंचा तो लुई से लंबी बात हुई। एक औंस भी जिम के बिना आई स्लेप्ट लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह सो गया। लेकिन यार सुबह उठा, लुइस चली गई डिपार्टमेंट स्टोर और हैंगओवर, और दोबारा बिल साहब गए पीने।
अब यहां पर नेक्स्ट डे एक और चीज, ये लगभग 2 दिन पीछे की बात है। 11 दिसंबर 1934 को बीडब्ल्यू पहुंचा है हॉस्पिटल में, उसे 1-2 दिन पहले ये कहानी चल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि कैंसर पेशेंट की एक मतलब अल्कोहलिज्म को एक बंदे ने कैंसर से कंपेयर करा, और उसने बोला अल्कोहलिज्म आल्सो ए कैंसर, शॉर्ट इट वाज आल्सो डिस्ट्रॉइंग माइंड एंड बॉडी एंड सोल, नॉट मच डिफरेंस। अब यहां से बीडब्ल्यू के अंदर अपने अंदर विचार लगे चलने, और ये बड़ा एक ना मतलब बिल ने कैंसर का को कंपेयर अल्कोहलिज्म से बिग बुक में भी करा है। लेकिन यहां पर बीडब्ल्यू ने बोला यार वो बंदा शेयरिंग बिल्कुल ठीक कर रहा था कि अगर मुझे कैंसर होता तो क्या मैं प्रयास नहीं करता, इफ आई हैड कैंसर आई वुड डू एनीथिंग टू गेट वेल। अगर मुझे कैंसर हो जाता भाई साहब मैं कुछ भी करता ठीक होने के लिए, वुड आई नॉट, क्या नहीं करता, यस एनीथिंग वट एवर मैं करता भाई। वुड आई सिट होम, फिर प्रश्न आया मन में, क्या मैं घर बैठ जाता एंड पुट कोट क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है उस पर सिर्फ क्रीम लगाता रहता और भगवान के हवाले छोड़ देता क्या अगर कैंसर हो जाता? नो, ऑफ कोर्स नॉट। अपने अंदर से जवाब आ रहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करता। बट वुड आई डू, क्या करता भाई? आई वुड हेड फॉर द बेस्ट पोजीशन इन द बिजनेस एंड बेग हिम टू डिस्ट्रॉय और कट अवे दीज कंज्यूमिंग सेल्स। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाता, प्रॉपर्टी बेच देता और जाके उसको बोलता भैया ये जो कंज्यूमिंग सेल है इसको हटा, इनका ऑपरेशन करके इनको काट। आई वुड हैव डिपेंड ऑन हिम, गॉड ऑफ मेडिसिन, आई कुड डू एनीथिंग। लेकिन यार ये बार बार एक्सपोर्ट ग्रुप पर चला रहे हैं कि तुम्हें ये जो सबसे बड़ा भगवान है इसके हवाले करना है एल्कोहलिज्म के लिए, क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्या है जब ये दोनों ही बीमारियां एक जैसी है, बॉडी माइंड और सोल को खा जाने वाली है दोनों ही बीमारियां, तो मैं क्यों धरा बैठा हूं? यहाँ पर पी भी बड़ा और एच भी बड़ा बिल ने लगाया है। सो इफ देयर वाज ए ग्रेट फिजिशियन, ये गॉड को संबोधन है, हु कार्ड क्योर फॉर एल्कोहलिक सिकनेस, आई हैड बेटर सीक हिम इन बी एच बड़ा गॉड नाउ एट वन। तो भैया उस फिजिशियन के अपने आप को हवाले कर दे और फिर जो है वो एकदम सीख सीख हिम प्राप्त करना। और ये जो पेज नंबर 13 है ये सीख है, हम सबने जिन भी लोगों ने स्टेप करे हैं ये सीख के लिए करे हैं। और 11 दिसंबर 1934 को बिल साहब सुबह उठे और ऑक्सफोर्ड को पहुंचे। बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी उस दिन, स्पिरिट बहुत ऊंची थी। गए, हालांकि वो पीते हुए गए, एक नोटिस छोड़ा और टाउन हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। जेब में हाथ मारा तो 6 सेंट थे जेब में। हॉस्पिटल का सिर्फ हॉस्पिटल में पहुंचने का किराया था बिल की जेब में। एक ग्रोसरी हाउस था जिससे ये घर का सामान लेते थे, उससे उधारी 4 बियर ली बिल ने। 2 बही पी ली, आधी किसी को पिलाई और 1.5 बियर और 2 किताबें, ये फिलोसफी की 2 बुक थी, 2 किताबें ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ली। और भाई साहब दोबारा जो है वो प्रवेश हो गया इनका टाउन हॉस्पिटल में। ये जो हम बात कर रहे थे ना, वो जो पीछे बोला था कि वो जो जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो समझो कि सुबह होने वाली है, ये सुबह होगी भाई साहब। और जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर करे और सिल्क वर्क जो है वो पेशेंट को देख के हॉल में दोनों का मिलन, मतलब वो सीढ़ियां उतर के हॉल में पहुंचे और ये हॉस्पिटल के एंटर हुए, 1.5 बियर की बोतल और 2 किताबें हाथ में, और डॉक्टर को कह रहे हैं आई हैड फाउंड समथिंग, उन किताबों को लहरा के। पहले तो बियर उठा ली यूं करके, लेकिन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहां पर सिल्कवर्थ को मिली कि सिल्कवर्थ को लगता था कि ये पहला व्यक्ति बनेगा जो मेरे हाथों से शराब छोड़ेगा। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट अगर कोई था तो सबसे ज्यादा वो सिल्कवर्थ डिसअपॉइंटेड था। और बीएलडब्ल्यू, अच्छा सिल्कवर्थ ने बोला कि उस दिन इसके अंदर अलग सिक्रेट थी। जब ये किताबें ला रहा था कि और कह रहा था ही हैड फाउंड समथिंग, तो इसके अंदर कोई अलग चीज थी। और फिर इनकी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। जैसे वो ऊपर के पैराग्राफ में पहली बार वो बेलाडोना जो भी हाइड्रोथेरेपी उन्होंने करवानी थी वो करवाई। यहाँ पर भाई साहब बिल साहब दोबारा डिप्रेशन में थे, बहुत घनघोर डिप्रेशन। जैसे इतना जबरदस्त, मतलब वो डीटी का जो यूज करा है ना कि वो घबराहट और बाकी चीजें और रोना और बाकी चीजें,
बिल के साथ लगी होने, जैसे जैसे हिसाब से दूर हुई। एक चीज बड़ी देखने वाली है यार, लगातार इनके पास एबिलिटी डेली आ रहा है, एबिलिटी जो है उसकी विजिट डेली हो रही है। लेकिन जो लुइस के लिए ग्रोसरी स्टोर पर छोड़कर आए थे, उधर लुइस जो है वो ग्रोसरी स्टोर पर जो है वो जैसे ही उसको पता लगा कि बिल डब्ल्यू दोबारा फिर एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, उसने मतलब इतनी गालियां दी, उसने जीवन में कभी बिल को इतनी गालियां नहीं दी थी, क्योंकि कारण ये था कि इनके जीजा लियोनार्ड बीस्टोंग और इनकी मदर एमली, मेरे को रुपिन जी ने बोला एमली बोलना, इमली नहीं बोलना। इमली, इमली शब्द नहीं है, एमली शब्द है, आज से मैं एमली बोलूंगा। वो एमलिन है, और उन्होंने मतलब मना कर दिया था कि भाई साहब ये 3 बार हमने पैसे दे दिए, अब हमारे पास पैसे नहीं है इसकी ट्रीटमेंट करवाने को। लुइस कैरी 17 और 19 डॉलर यार, वो कमाने वाली लेडीज बेचारी हफ्ते के, वो कहाँ से $300 दे देगी? वो कह रही इसका बाप देगा पैसे, वहां जाके एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, पैसे कौन देगा भैया? और वो चिल्लाते हुए वहां पर पहुंची। अब कल इस घटना का जिक्र करेंगे कि लुइस और डॉक्टर सिल्कवर्थ के बीच में क्या संवाद हुआ, और उसके बाद जो है वो जो इनकी अवेकनिंग हुई या बाकी चीजें हुई, उस वो फिर नेक्स्ट टाइम जैसे एक एक करके जो है उन घटनाओं को लेते चले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।